Good morning student. Welcome to our learning easy way science classes online. So कल आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आया था, तो आपने उसमें देखा था क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखा था कि क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स क्या होते हैं। फिर आपने देखा था डिफरेंट सीजन्स ऑफ क्रॉप प्लांट, लाइक आपने देखा था खरीफ क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं और आपके रबी क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट आपकी क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का। तो कल हम आपको बता रहे थे, डिफरेंट टूल्स बताए थे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बताए थे, ठीक है। तो आज हम बेसिक बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कि एक जनरल अगर मैं बात करूं तो एक क्रॉप जो है वो किस तरह से पैदा की जाती है, यानी कि किस तरह से पैदावार होती है। तो कल कुछ स्टेप्स बताए थे आपको। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स many steps and conditions to obtain a good crop. These must be followed. यानी कि अगर हमको एक अच्छी फसल चाहिए तो हमको ये जो सर्टेन स्टेप्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहले हमें लोकेशन के बारे में देखना पड़ेगा कि वो जो लोकेशन है जहाँ पर हम खेती बाड़ी करना चाहते हैं वहाँ अच्छे अमाउंट में बारिश हो रही है या फिर कम बारिश हो रही है, वहाँ की नमी कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, नेचर ऑफ सॉइल, यानी कि वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ है या बंजर ज़मीन है या वहाँ पे कुछ और कमी है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम सॉइल की प्रिपरेशन? प्लगिंग के थ्रू, लेवलिंग के थ्रू और मैन्योरिंग। तो ये कल हमने बताया था आपको, क्या बताया था? प्लगिंग कैसे करते हैं? प्लग से करते हैं। लेवलिंग कैसे करते हैं? लेवलर से, यानी कि प्लगिंग मतलब होता है खोदना, पहले ज़मीन को खोदते हैं, ठीक है, फिर उसको लेवल में लाते हैं, फिर मैन्योरिंग करते हैं, यानी कि उसमें खाद डालते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यानी कि हमें अच्छी वैरायटी के बीज भी चाहिए। ये नहीं कि बेकार वैरायटी के हमने बीज ले लिए, उसके बाद हमने वो बो दिए और हमारी फसल ख़राब है। तो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने बीज भी। बीज को हमें कैसे जोतना है? सीड ड्रिल से, और ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन हमने कल बताया था आपको, नर्सरी से लाते हैं, मतलब पहले अपनी नर्सरी में हम उन प्लांट्स को क्रॉप करवाते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को पैदावार करवाते हैं। फिर उन प्लांट्स को जब वो नर्सरी में हो जाते हैं तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं फ्रॉम नर्सरी टू आवर मेन फील्ड। तो हमने अपने जो सीड्स हैं वो बो दिए, उसके बाद हम करते हैं सिंचाई, यानी कि पानी डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, ठीक है। और लाइट इरिगेशन का मतलब होता है कम कम हम सिंचाई करते जाते हैं पानी के थ्रू, यानी कि 2 दिन बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, ऐसे हम सिंचाई करते हैं। छठा जो स्टेप है वो है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब है, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। हमारी फसल के साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी साथ में उगाते हैं, तो उनको हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे हम? या तो हम खुरपी से हटा सकते हैं, या हैरो से हटा सकते हैं, या फिर वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम उनको हटा सकते हैं। अच्छा, क्रॉप प्रोटेक्शन बाय यूजिंग पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि प्लांट में क्या आ जाती हैं? डिसीज़ आ जाती हैं, ठीक है। प्लांट डिसीज़ इनको हम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होंगे उनके ऊपर फंगस जम जाती है, फफूंदी जम जाती है, पेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, कीटाणु आ जाते हैं, तो उनको हमें हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे? हम इसके थ्रू हटाएंगे, पेस्टिसाइड्स के थ्रू। तो जब हमारी फसल बहुत बड़ी हो जाती है, अच्छी पैदावार हो जाती है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं। ये कल हमने आपको बताया था, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, ठीक है। थ्रेशर से, विनोवर से, ये सब तीनों कंबाइन भी कर सकते हैं और साथ साथ भी कर सकते हैं और स्टेप में भी कर सकते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एक साथ भी की जा सकती हैं और अलग अलग स्टेप में भी की जा सकती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज, यानी कि हम कैसे फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो अब ये जो हमारे स्टेप है ना, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला बताया था हमने आपको सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल।
तो फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट नीड एयर, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एक अच्छी फसल को पैदा होने के लिए प्लांट्स को किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की, सनलाइट प्रॉपर मिले उसको, वाटर प्रॉपर मिले उसको, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले उसको, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग तरह की जो फसल होती है उनको अलग अलग तरीके की सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉइल हैं। न्यूट्रिएंट्स भी किसी सॉइल में ज़्यादा डल जाते हैं, किसी क्रॉप को चाहिए कम, कम में काम हो जाए, तो ये डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर। सो देयरफॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज़ द राइट चॉइस ऑफ सॉइल एंड इट्स लोकेशन। तो सबसे जो मेन स्टेप है हमारा खेती बाड़ी का, तो यही है कि राइट चॉइस हो सॉइल की भी और आपकी लोकेशन की भी, ठीक है। तो सजेशन, कुछ सजेशन है कि द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट आर अवेलेबल टू द प्लांट। तो जो हमारा मेन फील्ड है वो ओपन होना चाहिए, उसमें सफिशिएंट एयर आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, ठीक है। ये नहीं कि आप घर के दरवाजे बंद कर दें, कमरे में खेती कर दें, कमरे में तो खेती नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं है, कैसे सिंचाई कर पाओगे। तो ओपन होना चाहिए सारा प्लेस, ठीक है, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में उसको एयर मिल सके और सफिशिएंट अमाउंट में उसको सनलाइट मिल सके। सेकंड जो सजेशन है वो है आपका कि द फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम ऑल द साइड सो दैट स्ट्रे कैटल आर नॉट एबल टू हार्म द क्रॉप। स्ट्रे कैटल्स क्या होते हैं? वो सारे जानवर जो घूमते रहते हैं, आवारा जानवर हैं जो। तो आपका जो फील्ड है वो चारों तरफ से ढका होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा आपके गांव में क्या फेंसिंग करते हो, ठीक है, आप बल्ली बांस गाड़ देते हो, बल्ली बांस गाड़ देते हो, और क्या करते हो आप तारों का वो बना देते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि वहाँ पे जानवर ना आ पाए। अगला है द सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द क्रॉप। द सॉइल में बी गेट टेस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी एट एनी सॉइल टेस्टिंग सेंटर। यानी कि आप उस सॉइल का टेस्ट भी करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, यानी कि उपजाऊ नहीं है, तो आप उसको टेस्ट करा लीजिए। बहुत सारे सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं इंडिया में, हर जगह बने हुए हैं, हर गांव में बने हुए हैं, हर शहर में बने हुए हैं। तो आप वहाँ से भी आपको सॉइल की फर्टिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो सेकेंड स्टेप था, प्लगिंग, लेवलिंग और मैन्यूरिंग। तो फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट आपका आता है प्लगिंग। तो प्लगिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टाइटनिंग अप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जैसा हमने कल बताया था, ट्रैक्टर से हम करते हैं, जोतते हैं खेत को, जिससे क्या होता है सॉइल अपने जैसे बहुत टाइट सॉइल है, ठीक है, मिट्टी बहुत टाइट है, तो उसको पहले हमें खोदना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? प्लगिंग करते हैं, टिलिंग भी बोलते हैं इसको। पहले ज़माने में क्या होता था, प्लग्स जो आयरन और वुड के बनाए जाते थे और उनको कौन ढोता था? जानवर, बैल ढोते थे। लेकिन आज के ज़माने में कौन ढोता है? ट्रैक्टर्स ढोते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर। जैसे आपने फिगर में देखो, फिगर में दिख रहा है कल्टीवेटर, आपके गांव में भी होगा, अगर आपके खेत हैं तो खेतों में आपने देखा होगा, किया होगा। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब आपने सॉइल को ढीला कर दिया, लूज़ कर दिया, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं देखो। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स दबे हुए हैं, अगर वो सॉइल के थ्रू क्या आ जाएंगे? ऊपर की साइड आ जाएंगे। कि अगर आप खोद दोगे तो ज़मीन के जो नीचे दबे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की साइड आ जाएंगे। जब वो ऊपर की साइड आ जाएंगे तो वो सीधे सीधे प्लांट्स को मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इट परमिट्स ईजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। यानी कि देखो, एक टाइट ज़मीन है, उसके अंदर जो जड़ें हैं वो मुश्किल से जाएंगी, ठीक है। और अगर आप उसको जो मतलब खोद दोगे, ठीक है, ज़मीन को लूज़ कर दोगे, तो इजीली जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो इजीली आपके नीचे तक जा सकते हैं। गुड क्वालिटी में एयर मिलेगी। इट प्रोवाइड्स गुड एरेशन टू द रूट्स, ठीक है, गुड अमाउंट में एयर जो है रूट्स तक जा सकती है। It promotes growth of useful soil bacteria, earthworm. These bacteria provide nutrients to the soil. The organism like earthworm further turn and loosen the soil and add humus to it. देखो आप,
एक फ़ायदा ये है कि लूज़ करने से कि वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है अगर आप लूज़ कर देते हो सॉइल को। तो ज़मीन के अंदर बहुत सारे जो सॉइल बैक्टीरिया हैं जो यूज़फुल हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को। कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ये आपने 7th क्लास में देखा होगा, पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर था फूड का, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए 7th क्लास में जाकर इसी चैनल की, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगली बात आती है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या होता है, द प्लग्ड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। ये आपने किया होगा कि एक बार ज़मीन को खोद दी, अब उसको लेवलिंग करनी है। लेवलिंग क्यों कर रहे हैं हम, लेवलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस पर हम अपनी फसल को वहाँ पर बो सकते हैं, ठीक है, लेवल कर सकते हैं। पानी का बहाव है, क्या पता आपने अगर एक साइड से पानी डाल दिया और दूसरी साइड नहीं गया, और दूसरी साइड क्या पता इतना ज़्यादा चला गया पानी जब सिंचाई करते वक्त, तो लेवल करना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर अमाउंट में, सेम अमाउंट में मिल सके। तो लेवलिंग हम कर सकते हैं लेवलर से, ठीक है। अगला है आपका मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब है मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर, खाद डालना सॉइल के अंदर, क्या कहलाता है, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर्स होता है। मिक्सचर मतलब वेजिटेबल्स है, एनिमल का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट मतलब गोबर हुआ, काव डंग हुआ, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास ये जो पिट्स कंपोस्ट गड्ढे वड्ढे किए जाते हैं, तो वहाँ पे गाय वाय गोबर कर देती है, तो एक बार गोबर पूरा भर जाता है तो फिर एक ट्रैक्टर आता है, वो सारा गोबर ले जाता है और कहाँ पे डाल देता है, खेतों में डाल देता है। तो वही कहलाती है आपकी मैन्योरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड कराता है सॉइल को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। अब कॉमनली यूज्ड मैन्योर्स कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अगर हम फार्म की बात कर रहे हैं तो फार्म में हम क्या क्या डाल सकते हैं, एनिमल डंग डाल सकते हैं, लीव्स डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट वो होता है अगर एक बार फसल हो जाती है, कटाई वटाई सब हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है, तो जो बची कुछ ही फसल होती है, जो बेकार सी फसल होती है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। उसको भी हम मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन क्यों बोलें, क्योंकि फसल का रंग कैसा, ग्रीन है। कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है, कंपोस्ट का मतलब होता है गड्ढे खोदना, ठीक है, पिट्स, गड्ढे खोदना। तो जैसे कंपोस्ट इज़ मेड फ्रॉम कैटल शेड वेस्ट। कैटल शेड मतलब जो जानवर होते हैं, जानवर रह रहे हैं, उनका जो वेस्ट होगा, ठीक है, गोबर होगा, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं कंपोस्ट मैन्योर। तो मैन्योर हम क्यों डालते हैं, मैन्योर हम इसलिए डालते हैं ताकि सॉइल को क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। वो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए यूज़फुल है, प्लांट्स के लिए। देखो यहाँ पे बोला भी है, एक एक्टिविटी दी है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट की, ठीक है। तो आप इस एक्टिविटी को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। गड्ढा खोदा, यहाँ पे फिर ड्राई लीव्स डाल दी, ठीक है, जितना भी वेस्ट है घर का वो भी डाल दिया। इस तरह से आपका जो कंपोस्ट है वो बन जाता है। अगला है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग, यानी कि सीड्स का सिलेक्शन, बीजों का सिलेक्शन, और फिर उनको बोना, ठीक है। अब देखो सीड्स भी अगर आप ख़रीदने जा रहे हो तो देख के ख़रीदो। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो पहले से डैमेज हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो होलो होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, लाइटर होते हैं, जो हवा से उड़ जाएँ। तो ऐसे सीड्स तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो हमें सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम गुड क्वालिटी के सेलेक्ट यूज़ करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारी जो फसल की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो। तो आफ्टर द फील्ड इज़ प्रिपेयर, सीड्स आर सेलेक्टेड। एक बार फील्ड प्रिपेयर हो जाए, लेवलिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, मैन्योरिंग डल जाए, तो उसके बाद हम सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि गुड क्वालिटी के होने चाहिए, डिसीज़ रेजिस्टेंट होने चाहिए। डिसीज़ रेजिस्टेंट का मतलब है उनमें कोई भी कीटाणु नहीं लगना चाहिए, कोई बैक्टीरिया नहीं लगना चाहिए सीड्स में। हाई यील्ड सीड्स होने चाहिए, मतलब उनकी मात्रा कम हो लेकिन फसल की पैदावार ज़्यादा हो, ठीक है। ट्रीट द सीड विद अ फंगीसाइड बिफोर सोइंग। बोने से पहले एक बार सीड्स को फंगीसाइड, एक नामक केमिकल से उनको धो लीजिए आप। अगर आपको लग रहा है कि वो बेकार क्वालिटी की है या फिर उनमें फंगस जम रही है,
और अच्छी बात है हम अगर प्रिकॉशंस लेके चलते हैं तो। सीड्स आर देन सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ टू मेथड। दो मेथड हैं सीड्स को बोने के, एक तो सीड ड्रिल से बोल सकते हैं और एक हम बोल सकते हैं बाय स्कैटरिंग देम इन द फील्ड बाय हैंड ब्रॉडकास्टिंग। जैसे आपने देखा होगा कि एक किसान है वो अपने हाथों में बीज ले रहा है और फैलाता जा रहा है, ठीक है, हवा के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और एक होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है कि दो बैल लगे होते हैं, बीच में एक है मतलब वुड का जो लॉन्ग शाफ्ट होता है, उस लॉन्ग शाफ्ट में हम अपने सीड डालते जाते हैं तो बुल आगे बढ़ते जाते हैं और सीड्स भी नीचे डलते जाते हैं, जैसे एग्जाम मुझे आपने फिगर में दे रखा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीड डाल सकते हैं। अपना सीड डाल दिया आपने, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ट्रांसप्लांटेशन क्या है, देखो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनके सीड्स हमें नहीं मिलते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनके सीड्स हमें नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले से ही नर्सरी में उन सीड्स को उगा लेते हैं। जब वो छोटे छोटे हो जाएं, पेड़ क्रॉप हो जाए, तो उन क्रॉप को फिर हम लेकर आते हैं और कहाँ करते हैं, अपने मेन फील्ड में। जैसे आपने राइस चावल के देखे होंगे, चावल के सीड्स नहीं आते हैं, ठीक है। चावल क्या करते हैं, चावल के हम पेड़ लगाते हैं छोटे छोटे छोटे, ठीक है, टमाटो के भी, ओनियंस के भी। इनके सीड्स जो हैं डायरेक्टली नॉट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले इन सीड्स को छोटे अपने घर में लगा लो, नर्सरी में लगा लो, ठीक है, फील्ड में लगा लो। तो जब वो 4-5 पत्तियां आ जाएं उनमें, तो उन पत्तियों को लेके हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, मेन फील्ड में, ठीक है। फिर वहाँ से हमारी क्या आ जाती है, मेन क्रॉप स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीड फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड, यानी कि सीड को नर्सरी से कहाँ ले जाएंगे, मेन फील्ड में ले जाएंगे। अब एडवांटेज क्या है ट्रांसप्लांटेशन के, सबसे फ़ायदा बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हमें पता चल जाता है कौन सा सीड ख़राब है, कौन सा बेकार है। भाई अगर जो ख़राब होगा वो तो बनेगा ही नहीं पत्तियों में, जब वो बनेगा ही नहीं पत्तियों में तो हम उसको मेन फील्ड में क्यों ले जाएं, नहीं ले जाएंगे हम, ठीक है। दूसरी बात कि जो रूट हैं, जो जड़ें हैं, वो पहले से ही बनी बनाई हैं, तो उनको बस नर्सरी से उठाना है और मेन फील्ड में डालना है। इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी पैदावार होगी फसल की, क्रॉप प्रोडक्शन हाई होगा, ठीक है, बेटर शूट डेवलपमेंट होगा। शूट मतलब होता है पूरा तना, शूट डेवलपमेंट इसका बेटर होता है, ठीक है, अच्छे से होता है और पूरा विकसित होता है, तो इसको हम बोलते हैं शूट डेवलपमेंट। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन। समझ में आया होगा ट्रांसप्लांटेशन आपको, आशा करता हूँ। अब बात आती है इरिगेशन की, यानी कि सिंचाई। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स बाय मींस ऑफ कैनाल, रिजर्वियर, ट्यूबवेल्स, ड्रिप वाटर सिस्टम इज नोन एज इरिगेशन। यानी कि हम क्रॉप्स को पानी पिलाना, वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम से समय पर क्रॉप्स के अंदर क्या डालना, पानी को डालना, इसको हम बोलते हैं क्या, इरिगेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपने सीड डाले हैं उनको फूटने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जर्मिनेट का मतलब होता है फूटना, और उनमें से छोटी छोटी पत्तियों का निकलना, उसको बोलते हैं जर्मिनेट, ठीक है। प्लांट नीड वाटर टू ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ प्लांट्स। वाटर का क्या और रोल क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर उनको भी कैरी करने में काम आता है। प्लांट एक जगह, वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमें इरिगेशन जो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ध्यान से देखना है हमको, इरिगेशन वाला पार्ट है जो। तो इरिगेशन क्या होता है आपको समझ में आया, वाटरिंग करना, क्रॉप्स की वाटरिंग करना डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो टाइम और फ्रीक्वेंसी यानी कि जो समय है वो क्रॉप टू क्रॉप डिफ़र करता है, यानी कि किसी क्रॉप को ज़्यादा चाहिए, किसी क्रॉप को कम चाहिए, किसी क्रॉप को एक ही बार में आप पानी दे दो, ठीक है। सीज़न टू सीज़न वेरी करता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात आती है सोर्स ऑफ इरिगेशन की, यानी कि हम किस तरह से पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक एंड रिवर, और डैम और कैनाल। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में जाएंगे हम, तो कौन कौन से मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है, द फॉलोइंग मेथड ऑफ यूजिंग अवेलेबल वाटर ऑफ लेक्स, वेल एंड कैनाल फॉर इरिगेशन आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। हम कुएँ से पानी लेकर आते हैं, ठीक है, झीलों से पानी लेकर आते हैं, तब अगर हम कर रहे हैं तो वो कहलाता है ट्रेडिशनल मेथड। तो पहला जो है स्विंग बास्केट मेथड,
दूसरा सिंपल पुली सिस्टम, वाटर व्हील मेथड, चेन पंप मेथड, ढकेली, ढेकली, और फिर है लीवर सिस्टम। इन सारे मेथड्स में आपको ये देखना होगा कि जो पानी है ना वो लाया गया है, वो किसी मशीन से नहीं लाया गया है, वो लाया गया है मैन पावर से, यानी कि आदमी की एनर्जी से, या फिर हम उसको जानवर के थ्रू भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर मॉडर्न चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, डीजल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, फर्स्ट है आपका ट्यूबवेल मेथड। ट्यूबवेल मेथड आप देख रहे हो, स्विंग बास्केट मेथड, इसमें भी मैन पावर लग रही है। वाटर व्हील मेथड, इसमें भी मैन पावर लग रही है। ढेकली का क्या होता है, देखना, ढेकली है एक कुएं से कुआं लगाना, फिर पानी निकालना, फिर उसको डाल देना पूरी फसल में। ठीक है, फिर मोट है, फिर राहत है। राहत क्या होता है कि एक जानवर होता है जिसके थ्रू जिसके मतलब गले में एक लॉन्ग शाफ्ट होता है, वो घूमता रहता है, शाफ्ट चलती रहती है, शाफ्ट चलेगी तो पानी भी आपका स्प्रिंकलर होता जाएगा। वो अगला मेथड है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, जो मॉडर्न मेथड में आता है। जो ये राहत था वो अब क्या आ गया, स्प्रिंकलर में आ गया, कि अब जो पशु है, जो जानवर है, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, मशीन यूज़ करेंगे। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज़ मोर यूजफुल फॉर अनइवन ड्राई लैंड। स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत सूखा है। इन दिस सिस्टम नेटवर्क ऑफ पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन देयर टॉप आर लिंक टू मेन पाइप। एक मेन पाइप होता है जिसके थ्रू स्मॉल पाइप्स लगे होते हैं। ठीक है, उन स्मॉल पाइप में एक नोज़ल होता है जो रोटेशन की तरह यूज़ होता है। अब मेन पाइप में हम पानी डाल देंगे तो डिफरेंट नेटवर्क्स में पानी जाएगा। जैसे आप देख रहे हो स्प्रिंकलर सिस्टम में, पहला जो ये है स्प्रिंकलर सिस्टम का, देख रहे हो आप, ये मोटर लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, मेन पाइप है। मेन पाइप के थ्रू बहुत सारे पाइप छोटे छोटे लगे हैं, और ऊपर से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है नोज़ल के थ्रू। ठीक है, वो पूरे फील्ड में क्या पहुँचा देगा, पानी पहुँचा देगा। अगला है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ऐसे ही होता है ड्रिप सिस्टम, लेकिन ड्रिप सिस्टम की खासियत ये है कि ये पानी ड्रॉप बाई ड्रॉप देता है, और किसको देता है, रूट में देता है, सीधा सीधा। ठीक है, स्प्रिंकलर में पूरी फसल के ऊपर जाएगा पानी, और ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे रूट्स तक पहुंचता है पानी। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है, इकोनॉमिकली अच्छा मेथड है, इससे ज़्यादा पानी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और ये जो मेथड है ड्रिप सिस्टम, ये किसकी खेती के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स और फ्लावर प्लांट्स के लिए। अगला है आपका लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। देखो समटाइम्स इन सम प्लेस वाटर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू फील्ड एज द लेवल ऑफ द फील्ड इज़ हायर देन दैट सोर्स ऑफ वाटर। आपने ये देखा होगा कि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर जो फील्ड है उसका जो लेवल है पानी का वो बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, बहुत नीचे जा चुका है, पानी नहीं हो सकती, बोरिंग सिस्टम भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इन सच प्लेस अ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज़ इंस्टॉल टू लिफ्ट वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस फ्रॉम रिवर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपना जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है, हम ये पानी कहाँ से लाते हैं, रिवर से लाते हैं, कैनाल से लाते हैं। ठीक है, हम उनके पास क्या करते हैं, कुएँ बना देते हैं। जैसे रिवर के पास कुआं बना दिया, कैनाल के पास कुआं बना दिया, वहाँ पे मोटर पंप डाल दी, तो वहाँ उसके थ्रू हम पानी को लेकर आएंगे कहाँ पर, अपने मेन फील्ड में। ठीक है, कहाँ कैसे लाएंगे, पाइप से लेकर आएंगे। तो ये कहलाता है आपका लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। अगला है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, व्हेन टू मच वाटर इज गिवन टू द सॉइल इट बिकम्स वेट, वाटर एक्यूमुलेट्स अराउंड द प्लांट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। यानी कि पानी का ज़्यादा होना सॉइल के पास, फसल के पास। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इरिगेशन से नुकसान भी ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन देते जा रहे हैं, सिंचाई करते जा रहे हैं, तो जो हमारी फसल है ना वो बहुत गीली हो जाएगी, वेट हो जाएगी। ठीक है, जब वो वेट हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में उस पर पानी आ जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग या एक्सेसिव इरिगेशन, यानी कि ज़्यादा सिंचाई कर देना, ज़्यादा सिंचाई हो जाना। ठीक है, अब ये हार्मफुल भी है। हार्मफुल क्यों है, क्या क्या पता सारे जो हमारे सीड्स हैं वो पानी में बह जाएं। ठीक है, पानी में बह जाएं सारे सीड्स, या फिर क्या पता ये जो वाटर का एक्सेसिवनेस है वो
सॉल्ट की मात्रा बढ़ा दे सॉइल के अंदर और डैमेज कर दे सॉइल की फर्टिलिटी को। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि पानी का जो अमाउंट है वो प्रॉपर जाए, वो पूरा का पूरा जाए लेकिन प्रॉपर जाए, ठीक है, आधा अधूरा ना जाए या फिर ज़्यादा भी ना जाए। ये कुछ क्वेश्चन है ओरल क्वेश्चन। नेम टू कॉमनली यूज्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, नाम बताने हैं आपको, प्लग लिख दो आप, ठीक है, खुरपी लिख दो। तो ये क्वेश्चन अपने आप करने हैं, जो समझ में आपको नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब बात आती है फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स की, यानी कि पहले एक बार तो आप फर्टिलाइज़र्स मैन्योर आपने ऐड किया बीजों को सोने से पहले। अब आप क्या करोगे, दोबारा से दोगे, ठीक है। द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स, प्लांट नीड दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, प्लांट गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो दीज न्यूट्रिएंट्स गेट यूज्ड अप ग्रेजुअली। ये देखो बार बार क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अब वो न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल के अंदर से ख़त्म होते जाते हैं, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ होता है, वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम क्या डालते हैं उसमें, फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, ठीक है। अब कैसे डालते हैं, या तो मैन्योर डाल दो, फर्टिलाइज़र्स डाल दो। फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर्स होते हैं। कौन कौन से, नाम याद रखना, डायमोनियम फॉस्फेट, NPK फर्टिलाइज़र, यूरिया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखो डायमोनियम फॉस्फेट क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रोवाइड करा देता है सॉइल को। NPK फर्टिलाइजर्स क्या प्रोवाइड कराता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो अलग अलग फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब फर्टिलाइज़र्स के भी एडवांटेज हैं। देखो फर्टिलाइज़र्स का बेसिकली यही एडवांटेज है कि जो सॉइल की जो उपजाऊता है उसको बरकरार रखता है, उसको खोने नहीं देता, ठीक है, होने नहीं देता। और जो क्रॉप की जो यील्ड है, जो क्षमता है क्रॉप की, हाइयर यील्ड होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यील्ड होती है। अब कैसे डाल सकते हैं, या तो अपने हाथों से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपने ये देखा होगा कि एक आदमी आता है, वो डालता है, छिड़कता है, ठीक है, फर्टिलाइज़र छिड़कता है। या फिर हम इरिगेशन चैनल के थ्रू भी डाल सकते हैं। इरिगेशन चैनल क्या होता है, जैसे हम इरिगेशन कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम से, ड्रिप इरिगेशन मेथड से, वैसे हम फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हैं। तो अब बात सर एक बात बताइए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है। देखो जो मैन्योर हैं वो आपके किससे बने, वेजिटेबल से बने हैं, ह्यूमन वेस्ट से बने हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं वो केमिकल से बने होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बने होते हैं, ठीक है। और मैन्योर्स हम घर के आसपास भी बना सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स हम घर के आसपास नहीं बना सकते। मैन्योर में क्या होता है कि मैन्योर ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है स्पेसिफिक, जो ज़रूरत है, जो बिल्कुल स्पेसिफिक है, वही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स के पास हाई कंसंट्रेशन मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब एक बात बताओ, जो चीज़ बन रही है, हम खुद बना रहे हैं, तो हम खुद बनाएंगे तो अच्छा ही तो बनाएंगे, तो उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है फर्टिलाइजर्स। मैन्योर में नहीं होते, क्या पता गोबर बेकार हो जाए, काव डंग बेकार है, ठीक है, आपका एनिमल वेस्ट बेकार है। तो ये डिपेंड करता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स पे, आप क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और वीडिंग, वीड्स मैंने तुम्हें बताया अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वीड्स आर द अनडिज़ायरेबल प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, जो मुख्य फसल के साथ साथ खुद भी उग जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं ये, जबी हुआ, आपका चिनोपोडियम हुआ, बथुआ, ठीक है, बथुआ तो आप खाते ही हो। तो जो बथुआ है वो वीड है, आप सब्जियों में जो खा रहे हो, लेकिन फ़ायदा करता है बथुआ भी, ठीक है तो वीड ही। तो इस वीड्स को हटाने के लिए क्रॉप फील्ड में से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। आप कैसे कैसे हटा सकते हैं, या तो हाथों से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, हाथों से भी हटा सकते हैं, या फिर खुरपी के इस्तेमाल से भी हटा सकते हैं, या फिर हम क्या डाल सकते हैं, वीडीसाइड्स डाल सकते हैं। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से हैं वीडीसाइड्स के नाम याद रखना, 2,4-D और MCPA। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देखो नाम बहुत लंबा है, आप टुकड़ों में याद करना। MCPA 2-मिथाइल 4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और एक बुटाक्लोर, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि 2 वीडीसाइड्स के नाम बताइए आप, तो इनके नाम याद रखना।
इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि फसल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फसल को प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम बर्ड, एनिमल और डिसीज़, हमने इंसेक्ट से बचा लिया, पेस्ट से बचा लिया, अब बर्ड और एनिमल से कैसे बचा सकते हैं? तो देखो, पहला तो हमने बताया कि फेंसिंग कर दो, ठीक है, चारों तरफ, तो जो आवारा जानवर होंगे वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, दूसरा बर्ड, तो बर्ड से कैसे बचाते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड में ये लटका होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है स्केयर क्रो। ये क्या होता है? स्केयर क्रो। इसका हिंदी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये आपने देखा होगा, ये बर्ड्स को भगाने में काम आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़। अब प्लांट आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय डिसीज़ कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी डिसीज़ लग जाती है। डिसीज़ कौन फैलाता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ठीक है, कौन कौन सी डिसीज़ लगती है? देखो, गेहूं की फसल में लगती है रस्ट और स्मट की। और रस्ट और स्मट किस के टाइप है? फंगल डिसीज़ के, यानी कि वीट के अंदर जो वीट होता है, गेहूं होता है, वो तुमने देखा होगा खोखला हो जाता है ना, खोखला हो जाता है। और खोखला कौन कर देता है उसको? फंजाई एक वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके थ्रू उसको वो क्या कर देता है? खोखला कर देता है। ठीक है, ब्लाइट ऑफ पटेटो इज़ अ फंगल डिसीज़, यानी कि पटेटो में जो आँखें निकल आती हैं, ठीक है, उसके ऊपर फफूंदी जम जाती है। ठीक है, ये सब भी फंगल डिसीज़ है, यानी कि मेनली जो है फंगल डिसीज़ और बैक्टीरियल डिसीज़ ये आपकी क्रॉप को बर्बाद करती हैं। फिर तरीका क्या है? तरीका यही है, हम उसके ऊपर क्या डालें? केमिकल्स डालें। देखो, अगर फंजाई की डिसीज़ है तो हम फंजीसाइड्स डालते हैं। ठीक है, इंसेक्ट कोई अगर कर रहा है तो इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, कोई पेस्ट कर रहा है तो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं। ठीक है, स्प्रे करते हैं। जैसे ये आदमी दिख रहा है आपको, ये क्रॉप के ऊपर क्या डाला है? स्प्रे कर रहा है। किसका? इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का और पेस्टिसाइड का। तो ये आपका था क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड हुआ आपका, ठीक है, एनिमल्स हुआ और डिसीज़ हुआ। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। देखो, अब पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म विच डैमेज द क्रॉप और मेक इट अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। जो पेस्ट होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी पूरी क्रॉप को, पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं और उनको हम खा भी नहीं सकते। कौन कौन से हैं? जैसे चूहा हुआ, बर्ड हुई, इंसेक्ट हुई। ठीक है, तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं? पेस्टिसाइड यूज़ कर कैसे बचा सकते हैं? पेस्टिसाइड यूज़ करके। तो हम कभी कभी क्या होता है, पूरे फील्ड में हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करवाते हैं। कैसे छिड़काव करवाते हैं? एरोप्लेन से भी करवा सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ इंसेक्टिसाइड हैं, उनके नाम याद रखना, जैसे गैमेक्सिन, मेलाथियन, डायमिक्रॉन और पॉलीथियन। ये सब क्या है? इंसेक्टिसाइड्स हैं। इनके नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं कि अगर ये सारे डिसीज़ हो रही हैं तो इनको कौन कंट्रोल करेगा? ये वाले पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस क्या लेने? देखो, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं, वो आपकी ह्यूमन की स्किन को बेकार कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से छिड़काव कर रहे हैं तो क्या करें? अपनी नाक को और मुंह को कवर कर लें। सबसे पहली बात, हाथों में ग्लव्स पहन लें। ठीक है, उसके बाद जिधर की साइड हवा चल रही हो उधर की साइड आप डालें, विपरीत हवा में ना डालें। विपरीत हवा में आप डालोगे तो जो पेस्टिसाइड का जो स्प्रे होगा वो आपके ऊपर भी आ सकता है। और डालने के तुरंत बाद अपने हाथों को धो लें, अपने मुंह को धो लें और अपने पूरे शरीर को धो लें। ठीक है, वॉश कर लें। तो इतना काम हो गया। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। यानी कि हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग, यानी कि आपकी पूरी फसल तैयार हो चुकी है, पूरा क्रॉप प्रोडक्शन हो गया है, अब उसको क्या करना? कटाई कर ली जाए। बोलते हैं ना, कटाई का दिन आ गया, अब कटाई कर लिया जाए। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ अ मेन क्रॉप, यानी कि मैच्योर्ड क्रॉप। मैच्योर्ड क्रॉप हम किसको बोल रहे हैं? पूरी फसल हमारी हो चुकी है। तो हार्वेस्टिंग किससे करते हैं? या तो सिकल से करते हैं, गड़से से करते हैं, या हाथों से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखा होगा गड़से से हम पूरी फसल को नीचे से काटते हैं, तो हार्वेस्टर, इसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सीरियल क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेन लेस देन 14। देखो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही तो सब पे डिपेंड करता है। आप पूरी मेहनत कर रहे हो, 3-4 महीने से लगे पड़े हो, अगर वही अच्छे से ना हो तो आपकी जो इतनी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं वो तब करी जाए हार्वेस्ट जब उनके अंदर 14% से कम मॉइस्चर का हो, यानी कि पानी की कमी नमीता 14% से कम हो, तब उसको हमें क्या करना चाहिए? हार्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात कब करना चाहिए? जब वो गोल्डन येलो के हो जाएं। जैसे आपके जो गेहूँ वगैरह हैं, जब वो बिल्कुल गोल्डन येलो जैसे हो जाएं कलर में, तब आप उसको क्या कर लें? हार्वेस्ट कर लें। फिर बात आती है थ्रेसिंग की। तो थ्रेसिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी कि एक थ्रेसिंग मशीन होती है। तो मेन क्रॉप से जो हार्वेस्टेड क्रॉप जो आपने करी है उससे हमें क्या निकालना है? ग्रेन्स निकालने हैं, ठीक है। ग्रेन्स निकालने हैं, उनको बोलते हैं थ्रेसिंग। इट मे बी डन बाई स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। तो या तो आप क्या करते हो, पूरी फसल को ज़मीन पे मारते हो, तब वहाँ से छोटे छोटे वो निकलते हैं, ग्रेन्स निकलते हैं, या फिर मशीन के अंदर डाल दो तो मशीन भी ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है, थ्रेशर की तरह। या फिर आप क्या करते हो, पूरा आप सेटअप लगाते हो, ठीक है। सेटअप मतलब कि पूरा आपने क्या करा, फसल को ली, फसल लेने के बाद आपने हार्वेस्ट कर लिया, फिर हाथों से साफ़ करी, उसके बाद थ्रेशर से साफ़ करी, फिर उसके बाद अपने हाथों से जो कूड़ा करकट है वो उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? थ्रेसिंग, यानी कि ग्रेन्स का सेपरेशन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। सबसे पहले हार्वेस्टिंग, उसके बाद थ्रेसिंग, उसके बाद आती है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में क्या होता है कि हमारी फसल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है, गंदगी होती है, जिनको हम काफ और हे बोलते हैं। तो ग्रेन्स को भी हमें उनसे भी अलग करना है। तो विनोइंग हवा के द्वारा की जाती है, हवा, ठीक है, या तो ज़मीन पे भी पटक के मार सकते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल ये फिगर दिख रहा है आपका विनोइंग का, तो ये क्या कर छलनी होती है, छलनी टाइप की होती है, तो हम उसको छानते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड। तो जो हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो उड़ के चले जाते हैं, और जो आपके बीज होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो ज़मीन पे आ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनोइंग बोलते हैं। तो पहले हम थ्रेसिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं। एक साथ भी कर सकते हैं, पूरा काम मशीन होती है थ्रेशिंग और विनोइंग की, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि आपकी फसल पूरी तैयार हो चुकी है, उसके बाद स्टोरेज और फूड ग्रेन्स। फिर आपका हम देखेंगे कोल्ड स्टोरेज, फिर बफर स्टॉक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बता दीजिए कि अब जितने भी क्लास हैं वो सब वीडियो ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको पता चल सके कि नई वीडियो आ चुकी है आपके चैप्टर की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि जो हमने फसल तैयार हो चुकी है, सब कुछ कर लिया, तो उसका स्टोरेज, यानी कि हम कैसे उसको रखते हैं, ठीक है, कौन सी जगह रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, वो हम देखेंगे आपका कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।